गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम अब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एक कंप्लीट सेट ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो अब हम उसी टॉपिक के अगले प्लानिंग के बारे में देख रहे हैं, जहाँ पे हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि प्लानिंग में प्लान कैसे बनाया जाता है, एलिवेशन कैसे बनाया जाता है, व्यू कैसे उसका देखा जाता है, साइड व्यू कैसे देखते हैं, सेक्शन कैसे देखते हैं, ये अभी आपको और मालूम चलेगा। अब बच्चों, जैसा कि अपन जानते हैं, सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डिटैच्ड हाउस की हमने प्लान की थी। अब डिटैच्ड हाउस की डेफिनेशन क्या होती है? डिटैच्ड हाउस की डेफिनेशन ये होती है कि अ हाउस which do not have which do not connect common wall with the adjoining houses। मतलब कि जिसके आस पास के किसी भी मकान से उस मकान की कोई भी बाउंड्री नहीं अटैच होती है और उस वॉल के बाद कुछ ना कुछ स्पेस होता है, हम उसे डिटैच्ड हाउस बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अटैच्ड हाउस की। अब अटैच्ड हाउस भी एक कॉमन टर्म है जो बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में बराबर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि हाउस हैविंग वन और टू वॉल बिटवीन द एडजॉइनिंग हाउस आर कॉल्ड अटैच्ड हाउस। मतलब ऐसे मकान जिनकी एक या दो वॉल एडजॉइनिंग मकान से जुड़ी हुई होती है वो कहलाते हैं अटैच्ड हाउस। फिर लिखा हुआ नीचे, प्लान्ड क्वार्टर फॉर वर्कर्स और ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन fall under this category। Planned and jointly constructed house with common wall are also called attached house। मतलब कि अब जो गवर्नमेंट के क्वार्टर आपने अक्सर देखे होंगे कई मकानों में, वहाँ पे क्या होता है, कॉमन वॉल होती है और उसी में पार्टीशन होते हैं जो अलग अलग फैमिलियों के रहने के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भाई डिटैच्ड हाउस और अटैच्ड हाउस बिल्कुल नाम का फ़र्क है। अटैच्ड मतलब जहाँ पे उसकी वॉल्स जो है वो अटैच्ड रहेंगी आसपास के किसी मकान से, ऐसा नहीं कि चार, वन और टू। ठीक है, और इसके बाद आती है बात कि डिटैच्ड हाउस। तो डिटैच्ड हाउस में लिखा हुआ है कि डिटैच्ड हाउस में कोई भी वॉल उसकी किसी भी आसपास के कोई मकान से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन जब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो भाई फ्लैट किसे कहा जाता है? तो फ्लैट लिखा हुआ है मैनी हाउसेज विथ कॉमन कम्युनिकल एरिया हैविंग प्लेन एंड मोनोटोनियस लुक आर कॉल्ड फ्लैट। अब फ्लैट की क्यों बात आई? अब देखो, जैसे डिटैच्ड हाउस में कोई भी दीवार जुड़ी नहीं थी, अटैच्ड हाउस में कोई भी दीवार, एक दो या दो दीवार जुड़ी हुई हैं। फिर फ्लैट तो एक बहुत कॉमन है भाई, फ्लैट में भी सारी वॉलें जुड़ी होती हैं। एक ही प्लॉट में तीन या चार फ्लैट्स होते हैं और एक के ऊपर एक बढ़ते जाते हैं, तो उनका तो फ्लोर भी अटैच होता है और वॉल्स भी अटैच होती हैं। मतलब समझ गए मेरी बात आप? तो अब इससे जो हम इसको फोकस करते हैं, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं मतलब समझने के लिए, तो फ्लैट्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो फ्लैट्स को ध्यान रखेंगे, अपार्टमेंट्स एक जैसे, अटैच्ड हाउस हो सकता है एक जैसे नहीं दिखें, लेकिन फ्लैट्स क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। तो डेफिनेशन ध्यान रखेंगे कि मैनी हाउस विच हैव कॉमन कम्युनिकल एरिया, मतलब कि भाई कम्युनिकेशन के लिए जो एरिया है वो सबका कॉमन होता है। एंड हैविंग प्लेन मोनोटोनियस लुक, भाई सिंपल मोनोटोनियस मतलब एक जैसा लुक होता है, आर कॉल्ड फ्लैट। फ्लैट कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्टोरी विद अ कॉमन स्टेयर। तो आपने देखा होगा किसी भी साइड में एक स्टेयर केस होती है और वहाँ से सेंटर में मकान लगे हुए होते हैं, है ना? तो वही लिखा हुआ है कि भाई फ्लैट्स में कितने भी नंबर की स्टोरी हो सकती है और कॉमन स्टेयर केस या लिफ्ट वहाँ पे लगी रहेगी। अगला, rising cost of land have brought in the flat as an economical solution to residential problem. Each the has its own phase export to open climate. These houses are economical। मतलब ये है कि फ्लैट्स के बारे में ये बताया गया है कि धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है और प्रॉपर्टी जो खुद लैंड खुद है वो खुद कम होते जा रही है। तो फ्लैट एक बहुत अच्छा इकोनॉमिकल ऑप्शन है रेसिडेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और वो खुद अपने हर एलिया, जैसे मतलब ओपन क्लाइमेट में उसकी बाहर की जो वॉल की जो मेन गेट है वो बाहर खुला हुआ रहता है, तो हर फ्लोर में तीन तीन मकान भी होंगे तो सबका एक अपना एक ओपन स्पेस मिलेगा, तो उससे जगह कम लगेगी और एक अच्छा मकान अपने आप अच्छा बनेगा। मतलब इन द सेंस कि इकोनॉमिकल भी बनेगा और एक साथ उसी जगह में जहाँ पे एक फैमिली रहती थी वहीं पे कई फैमिली भी रह सकती हैं। फिर लिखा है मल्टी स्टोरी। तो आप जानते हैं सिंगल रूम लिविंग एकोमोडेशन विद सर्विस एंड सर्कुलेशन एरिया ग्रुप्ड टुगेदर एट अ फ्लोर एंड देन असेंबल्ड इन मैनी स्टोरीज। मतलब कि देखिए, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग वाला, अपार्टमेंट में कुछ भी हो सकता है। जब दो या दो से अधिक स्टोरी की बिल्डिंग एक साथ कंस्ट्रक्ट की जाती हैं
तो उसे मल्टी स्टोरी बोली जाएंगी। मल्टी स्टोरी ऐसा देखिए, सिंगलेक्स डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। सिंगलेक्स का मतलब कि 1 मंजिला मकान, डुप्लेक्स का मतलब 2 मंजिला मकान, ट्रिप्लेक्स का मतलब 3 मंजिला मकान। लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करेंगे तो हम आएगी भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब कि अब 3 से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अब उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चाहे वो सिंगल रूम बिल्डिंग अकोमोडेशन विद सर्विस हो या फिर पूरा एक हाउस हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है, वो कमर्शियल हो सकती है, रेजिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल हो सकती है, मिक्स्ड यूज बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यदि बात करें आगे तो भाई ये बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज में होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब अलग अलग स्टोरीज में होगी तभी तो मल्टी स्टोरी कहलाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है बच्चों की देखिए अपन ने एक सिंगल प्लानिंग अभी लास्ट क्लास में की थी, है ना। अब हम इन सब चीज़ों की प्लानिंग कैसे करते हैं, आगे कैसे फोकस होती है, हम अब इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, है ना। फिर लिखा हुआ है कि द कम्युनिकेशन बिटवीन ईच फ्लोर इज अचीव्ड बाय स्टेयरकेस, लिफ्ट और रैम्प। तो जानते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जब हम बात करेंगे तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो मेन कम्युनिकेशन एरिया है वो किन्हीं भी 2 फ्लोर्स के बीच में लिफ्ट, रैम्प और स्टेयरकेस की वजह से ही होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सामने देखिए, अब इस मकान को 2 भागों में बांटा गया है। एक गैलरी एक्सेस हाउस होते हैं और एक बालकनी एक्सेस हाउस होते हैं। तो गैलरी एक्सेस आप जानते हैं कि सेंटर में एक पूरी गैलरी होती है जो मकानों को अटैच करती है, इसके आइट साइड मकान होते हैं। और एक बालकनी होता है, तो भाई मकान सामने बालकनी खाली हुई रहती है और सामने पीछे मतलब उसके जस्ट खाली स्पेस छोड़ के आपका मकान बने रहेंगे। तो अपार्टमेंट तो कैसे भी हो सकते हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तो डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कितनी है वहाँ पे और किस हिसाब से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, मैंने बताया था कि बिल्डिंग प्लान में हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। प्लान पहले लगता है, फिर एलिवेशन हमें लगता है, फिर सेक्शन लगता है, फिर लगता है आइसोमेट्रिक प्लान। तो आइसोमेट्रिक प्लान एक ऐसा प्लान है जो हमें एज्यूम करना पड़ता है, जिससे हम प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों जब बात आती है देखिए, अब ये जो प्लान मैंने इसलिए बनाया है कि ये हो सकता है कि आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि भाई प्लान बनता कैसे है, कि प्लान में क्या आपने बोला कैसे एज्यूम करते हैं कि कैसे बनाना है, या फिर इसको कैसे एज्यूम करना है कि प्लान का डायमेंशन क्या है, या प्लान बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है साइट सिलेक्शन को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए सामने सबसे पहले उन्होंने एक आइसोमेट्रिक व्यू लिया है एक रूम का, जिसके मतलब एक सिंगल रूम और जिसमें वरांडा है। अब वरांडा किसे बोलते हैं, वरांडा का मतलब होता है आंगन, ठीक है। अब देखिए आंगन पे क्या लिखा हुआ है कि भाई देखिए एक कमरा है, उस कमरे को इन्होंने ऐसा प्लान किया है कि उस कमरे में देखिए, जब ऐसा बिल्डिंग बनने के बाद आपको कॉलम, बिल्डिंग बनने के बाद आपको पैरापेट वॉल, बिल्डिंग बनने के बाद आपको टेरेस, और बिल्डिंग बनने के बाद वॉल, विंडो सब कुछ दिखेगा, है ना। तो आपने देखिए आइसोमेट्रिक व्यू में देखा कि एक बिल्डिंग है जिसमें एक रूम दिख रहा है, उस रूम में एक राइट हैंड में खिड़की लगी हुई है, फ्रंट में गेट लगा हुआ है, उसके सामने एक स्टेप लगा हुआ है। फिर बात करें ऐसे ही विंडो लेफ्ट हैंड में भी होगी, तो उसी हिसाब से जब हम इस बिल्डिंग पे बात कर रहे हैं तो इसके बाद पैरापेट वॉल दिख रही है, टेरेस दिख रही है। अब आपको प्लान बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लान बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हम उसको ऐसे कट कर रहे हैं उस बिल्डिंग को, उसके हॉरिजॉन्टली सरफेस के अलाउंग या फिर उसके लेटरल सरफेस के अलाउंग। उससे ये होगा कि हमें ऐसे लेवल पे कट करना है कि डोर, विंडो, कबर्ड और सब दिख जाए। तो आप नेक्स्ट वाली फ़ोटो में देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि भाई हमने क्या किया है कि प्लिंथ बीम तो वैसे ही बनी हुई है, जो ज़मीन पे देखिए एक पूरा स्टेप बना हुआ है जिसमें जो पूरा एक लेवल देता है। हमने आपको बताया था कि प्लिंथ का मतलब होता है कि प्लिंथ एक ऐसा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का जो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को जोड़ता है। सुपर का मतलब होता है आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग से ग्राउंड लेवल से ऊपर रहे, और सब स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो ग्राउंड लेवल से नीचे रहे, ठीक है। अब यदि बात आती है बच्चों की, सामने आप देख रहे होंगे कि भाई देखो प्लिंथ लेवल का पूरा एक स्टेप या फिर एक स्पान बिछा हुआ है, उसके बाद आप उसको स्टेप है वो स्टेप तो उतना ही है। इसके बाद 2 कॉलम देखिए आपको जो फ्रंट में ऊपर दिख रहे हैं, उन कॉलम को काट के उन्होंने स्मॉल को मतलब कि उसको लेटरली काट दिया, तो सिर्फ वो 2 कॉलम का 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब उसको कट किया तो जो उसके ऊपर की स्लैब है वो नहीं दिख रही है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो आपको जो बीच का ओपन स्पेस है तो वो खाली स्पेस पूरी दिख रही है। उसके बाद जब मैं उसको कट करूँगा तो देखिए आपको वॉल आपने पूरी कट दी।
फिर उसके बाद बीच में डोर है सिंगल, वो भी आपने काट दिया। और इसके बाद राइट हैंड में भी एक विंडो है, लेफ्ट हैंड में भी विंडो है, और जस्ट पीछे आपको दिख जाएगा कबर्ड। तो ठीक है, अब नेमिंग के हिसाब से यदि बात करें तो देखिए इन्होंने सबसे पहले कॉलम को पिलर नाम दिया है, स्टेप को स्टेप, वो जो खाली स्पेस है उसको वरांडा या फिर आंगन। फिर इसके बाद करें विंडो, विंडो के बाद उसके बाद कवर्ड लिखा है, अलमीरा लिखा है, इसके बाद लिखा है वॉल टेक्नोलॉजीज, फिर लिखा है प्लिंथ हाइट और प्लिंथ प्रोजेक्शन। तो प्लिंथ हाइट का मतलब होता है उसकी मोटाई, और प्लिंथ प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसका टॉप व्यू, प्लिंथ का टॉप व्यू। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। आपको अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग के प्लान को कैसे हमें बनाना है, इस आइसोमेट्रिक व्यू की मदद से हम कैसे हमारी बिल्डिंग को प्लान करेंगे। एक सिंपल रूम और एक गार्डन या फिर एक आंगन और दो कॉलम के ऊपर जब उसका स्लैब टिका रहेगा तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपने मैंने आपसे बोला कि ये जो ऊपर बिल्डिंग है इसको आपने कट कर दिया विंडो या डोर के लेवल से, तो आपको डोर, विंडो, कवर्ड और सारी चीज़ें एक साथ दिख गई आपको। अब हम जब इसको एज अ प्लान में उतारेंगे तो देखिए आप इसको, कि जब हम प्लान में उतारेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सामने सबसे पहले उन्होंने एक बॉक्स बनाया है जो उस प्लॉट साइज़ का है। ठीक है, तो वो बॉक्स बना सबसे पहले, नीचे देखिए आप। ठीक है, उसके बाहर अब देखिए ऊपर एक स्टेप दिख रहा है, तो स्टेप उसी साइज़ का जिस साइज़ का वहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि टॉप व्यू में साइज़ में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि टॉप व्यू उसकी हाइट सिर्फ छुपा सकता है, उसकी डेप्थ नहीं छुपा सकता, और सबसे बड़ी बात कि उसकी लेंथ और विड्थ उतनी ही रहेगी जो टॉप व्यू में है, वही आपके प्लान में है। तो आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने एक स्टेप बनाया, स्टेप के बाद इन्होंने क्या किया कि दो कॉलम आपको दिख रहे हैं, तो दो कॉलम बनाए आपने, देखिए आपके बाद जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे दो कॉलम बने हुए हैं या फिर पिलर बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ दूरी के बाद गैप है उसमें, और गैप होने के बाद वॉल है, देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर वाले डायग्राम में और नीचे वाले डायग्राम को, दोनों को कोइंसाइड करिए। तो कुछ देर बाद एक गैप में उन्होंने एक वॉल बनाई, वॉल में उसी वॉल में बीच में दरवाज़ा लगा हुआ है, उसको नेमिंग दे दिया D11, मतलब कि होता है कि भाई D1 टाइप का पहला डोर। फिर उसके बाद आप जो देख रहे हैं उसी वॉल पे चलते जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में एक विंडो पड़ जाएगी, राइट हैंड में एक विंडो पड़ जाएगी। तो ये दोनों विंडो जब एक तरफ पड़ जाएंगी तो क्या हुआ बिल्डिंग का, कि भाई बिल्डिंग में आपने उसको कट ऐसे किया है कि डोर भी पूरा दिख रहा है, विंडो भी पूरा दिख रहा है, और उसमें जो आपके कबर्ड वगैरह हैं वो भी पूरे दिख रहे हैं। उसी हिसाब से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे कबर्ड है, तो देखिए कबर्ड भी दिख रहा है, लेकिन कबर्ड में आखिरी स्टोन जो बनने के बाद टॉप में स्टोन रहेगा वो दिखेगा, इसलिए उसके नीचे की कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो बच्चों यही ध्यान रखना है कि जब प्लान को करते समय, जब भी हमें प्लान करना है तो हमें बिल्डिंग को लेटरली काटना है। और मेरा ये जो डायग्राम दिखाने का जो बेसिक टारगेट था वो यही था कि मैं आपको एज्यूम करवा पाऊँ कि बिल्डिंग बनाने से पहले, प्लान करने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है। तो बच्चों आप देख पा रहे हो एक बिल्डिंग को हमने हॉरिजॉन्टली कट किया, उसके बाद हमने उसका पूरा उसका जो कंटेंट है उसको हमने नीचे मतलब एक प्लान में उतार दिया, जहाँ पे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू देखा। आइसोमेट्रिक व्यू में हमें देखा कि भाई आखिर में ये बनेगा कैसा। फिर हमने आइसोमेट्रिक व्यू के बाद उसको हमने उस जो सरफेस है उसको काट दिया ऐसे लेवल में जिससे डोर विंडो सब दिखाई दे, तो वो भी उन्होंने बना, वो भी अपन ने उसे काट दिया। फिर उसके बाद अपन जब बात करते हैं तो भाई प्लान बनाना, तो उन्होंने उसकी सबकी हाइट जीरो कर दी। तो आप देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जब आप देख रहे होंगे तो आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है जो वॉल से जोड़ रही है, वो दोनों कॉलम भी उस डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं, उसी हिसाब से वो दोनों वॉल भी आपके दोनों वॉल से ही दोनों ऐसे डॉट डॉट लाइन जो है वो पिलर तक आई है। तो ये बताती है कि इसके आसपास का स्पेस जो है वो खाली है, लेकिन इसके ऊपर एक सेट डला हुआ है या एक छत डली हुई है। कारण सिर्फ ये है कि इसलिए ऐसा है, यदि डॉट डॉट है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर छत डली हुई है और इसके आसपास कोई वॉल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि आंगन हम 99% हमेशा आंगन खुला ही रखते हैं, क्योंकि आंगन हमारे बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि घर के जो डेली नीड्स के काम है वो वहाँ पे बैठ के हो सकें, या फिर घर में एक हाइजेनिक मटेरियल या फिर एक हाइजेनिक वेंटिलेशन बना रहे। तो अब बच्चों आप देखिए इसकी नेमिंग भी की गई है। तो अब देखिए एक बात की एक चीज़ आपको इसमें अलग दिख रही होगी, आज की डेट में कोई भी विंडो बिना छज्जे के नहीं बनाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि पहले छज्जे नहीं बनते तो पानी घर के अंदर घुस जाता था। अब जब पानी घर के अंदर चला जाता है तो सीपेज आता है, फिर बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आप देखिए कि आपको विंडो के बाहर आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, तो ये एट रैंडम आपको अपने बिल्कुल साइज़ के हिसाब से कि जो विंडो का साइज़ है उससे उसका आधा कम से कम वर्टिकल हाइट पर बाहर हो,
उस हिसाब से हम तय करेंगे कि विंडो का साइज, विंडो के सामने छज्जा कितना बड़ा बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए एक बात कि भैया प्लान में आपको बनाना है, तो प्लान में कैसे बनाते हैं मैंने आपको ये बता दिया। अब हम उसको कैसे व्यू करते हैं मैंने आपको ये भी एक विजुअल के साथ भी बता दिया कि बिल्डिंग को कैसे प्लान करना है। बस ये बात ध्यान रखेंगे कि प्लान में हाइट का कोई भी रिलेशन नहीं है, बस आपको एक ऐसे प्लेन में कट करना है जिस प्लेन में हम उसके डोर विंडो लेवल में हम सब कुछ देख पाए वहाँ पे। तो अब हम बच्चों बात कर रहे हैं सेक्शन की। अब आप देखिए, अब सेक्शन जब भी आप प्लान कर रहे थे या सेक्शन आप बना रहे थे तो आपको इशू हो रहा था कि यार कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सेक्शन बनाया जाता है या सेक्शन को कैसे कट किया गया है। तो अब आप देखिए बच्चों, उसी रूम को जहाँ पे, जिस रूम में एक नॉर्मली जैसे छत है, इसके बाद वरांडा है, वरांडा के बाद कॉलम, कॉलम है, कॉलम के जस्ट पीछे इस तरफ राइट हैंड कॉर्नर पे एक रूम बना हुआ है, उस रूम में 2 विंडो, एक डोर और एक कबर्ड है। ये 3 चीज़ें अपन ने अभी ही देखी जस्ट पीछे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको प्लान बनाना है, आपने प्लान बनाना है, बिल्डिंग का पूरी ड्राइंग बना के देनी है। तो प्लान तो बन गया, प्लान कैसे बना कि भाई आपने एज्यूम किया कि उसको डोर विंडो के लेवल में कट कर लिया, है ना। अब बात आती है कि अब हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि भाई अब हमें सेक्शन बनाना है। तो अब सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का मतलब होगा कि हम उसका कटिंग व्यू देख रहे हैं, उसको किसी भी लेंथ के अलोंग, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो या फिर वर्टिकल प्लेन में हो या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। ठीक है, तो अब आप अभी देखिए, उसी रूम सेट को जब मैंने हॉरिजॉन्टली काटा तो प्लान बना, और वर्टिकली उसे मैंने जब विद द हेल्प ऑफ किसी इंस्ट्रूमेंट से काटा या फिर किसी शॉ से काटा या फिर मैंने उसको किसी कैंची से काटा, ये एज्यूम करना पड़ता है इसको बनाने से पहले। तो बिल्डिंग का जो ड्राइंग है, जो बिल्डिंग की ड्राइंग आप देख पा रहे हैं सामने, वो किस तरीके से दिखेगी, अभी हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि जब तक हम ये एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि भाई बिल्डिंग कैसे दिखेगी, तब तक हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आप जो देख रहे हैं सामने, आपको दिख रहा है कि एक बिल्डिंग को उन्होंने सेंटर से उसको वर्टिकल प्लेन में काटा है। तो आप वर्टिकल प्लेन में उस रूम को काटा, तो देखिए जब हमने पहले काटा तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले पिलर दिखेगा। लेकिन उन्होंने, देखिए अब मैं आपको बोल रहा था कि सेक्शन में किस भागों को देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब मैं किसी 2 भागों में बांटूंगा तो मुझे कौन सी ड्राइंग बनानी है जो मेरे लिए अच्छी होगी। तो ये, इसका कोई रूल नहीं है कि कौन सी लेना है कौन सी नहीं लेना है, आप कोई पहला हिस्सा छोड़ सकते हैं, दूसरा हिस्सा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो लगता हो आप उस सेक्शन को ले सकते हैं। मतलब आपको जो लगता है कि आप ऊपर की तरफ देखना चाहते हो तो ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, और आपको लगे कि आप चाहें तो नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। मतलब नीचे इन द सेंस कि वो जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अब देखिए बच्चों आप, कि जब मैं बिल्डिंग को बनाने की बात करता हूँ या जब मैं बिल्डिंग को प्लान करने की बात करता हूँ, तो प्लानिंग आपने कर ली, एलिवेशन आप जानते हैं कि सामने से खड़े होकर देखेंगे तो कैसे दिखेगी। लेकिन सेक्शन की बात आती है तो सेक्शन आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब हम बात करेंगे बच्चों, तो सेक्शन में देखिए आप कि बिल्डिंग को वर्टिकल प्लेन में काट दिया गया है। तो अब जब उसे वर्टिकल प्लेन में काटा गया है बच्चों, तो ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम यदि हम देख पा रहे हैं, तो भाई उसे देखिए कि सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे फाउंडेशन बनी हुई है। अब आपका ये कहना है कि यदि मैंने सेंटर से काटा है तो वॉल बनेगी, है ना। वॉल का काटा है मैंने, कॉलम को तो काटा नहीं है। तो अच्छा, कॉलम की लोकेशन भी हम तय नहीं कर सकते हैं कि कॉलम कितनी दूरी पे होना है ना। तो जब आप आरसीसी पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे जब मालूम चलेगा कि भाई आरसीसी में कॉलम के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। इसके बाद कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए बिल्डिंग के लोड को देखते हुए। तो अब सबसे पहले जब मैंने उसको काटा तो उसके नीचे आपको फाउंडेशन दिख रही है, और फाउंडेशन में एक 3 लेयर दिख रही हैं। सबसे पहले कंक्रीट का नीचे एक आपको लेयर दिख रही है, कंक्रीट के ऊपर आपको देख पा रहे हो तो एक आपको स्टेप दिख रहा है, एक स्टेप के ऊपर एक और स्टेप है जो उस कॉलम को जोड़ रहा है फ्लोर से, और फ्लोर के बाद फिर दोबारा ऊपर मकान है ना। तो अब आप देखिए कि 3, अपन यदि राइट हैंड कॉर्नर से चलें तो राइट हैंड कॉर्नर पे जब आप पीछे देखोगे, यदि इसको अपन ऐसे देखें, अब आप देखिए इस बिल्डिंग को यदि मैं सेंटर से काट रहा हूँ तो देखिए मैंने पीछे वाली वॉल तो पूरी आ रही है, लेकिन बीच वाली वॉल, जो बीच में जो वॉल जो काटा हमने उसमें डोर गुजर गया, है ना। तो डोर कटेगा तो भाई डोर भी गुजर गया, डोर कटेगा तो डोर बनेगा। फिर ऐसा तो है नहीं कि हमने उसे सेंटर से काटा तो हमने दीवार ही काटी।
फिर इसके बाद सामने देखिए कॉलम के बीच की स्पेस कटा तो वो भी काट दिया हमने। तो अब आप इसको यदि बात करें बच्चों तो देखिए अब आप जब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो जो सबसे बॉटम में है फाउंडेशन का एक आरसीसी स्लैब या फिर कोई सीसी स्लैब है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टेप है, तो वो डॉटेड लाइन पे है। देखिए अब डॉटेड की बात करूँ तो मैं आपको कि आप देखिए एक हैचिंग हुई है वहाँ पे। हैचिंग किसे कहा जाता है आपने, तो हैचिंग का मतलब होता है जब एक किसी प्लेन के अंदर या किसी भी जगह के अंदर या किसी भी ड्राइंग के अंदर जब एक 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे कुछ लाइंस जाती हैं तो हम उसे कहते हैं हैचिंग। तो वो हैचिंग ये बताती है कि यहाँ पे कंक्रीटिंग और ब्रिक वर्क दोनों चीज़ें हुई हैं। अब जिसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जहाँ पे जो चीज़ लगी होगी वहाँ पे वो चीज़ बना दी जाती है। अब आप देखिए पहले के मकानों में ये होता था कि मकान जब बनाए जाते थे तो वो पूरे मकान को उस पूरा स्ट्रेंच मतलब कि एक पूरी जैसे मान लिया कि मकान का जो डायमेंशन है उतना बड़ा गड्ढा करके वहाँ पे पहले स्टोन की फाउंडेशन बिछाते थे और फिर उसके बाद स्टोन खड़ा करने के बाद फिर हम उसको मकान बनाते थे। आजकल क्या हो गया है कि नंबर ऑफ ट्रेंच वगैरह कम कर दिया गया है और अब सीधे कॉलम की लोकेशन फाइंड आउट करके लोकेशन के गड्ढा किया, फिर गड्ढे के बाद हमने आरसीसी कॉलम बिछाया और उसको ऊपर बढ़ाया, ठीक है। अब लेकिन हमारा अब ये है कि हमारा पॉइंट ये कहता है कि हमने जो ऊपर वाले प्लान को जो सेंटर से काटा तो उसमें हमने काटा है वॉल को, लेकिन आप दिखा रहे हो फाउंडेशन। तो बेटा देखो फाउंडेशन हर कॉर्नर में होगी। फाउंडेशन जहाँ से आप जो काट रहे हो बिल्डिंग के सेंटर में भी एक कॉलम होगा और उस कॉलम के नीचे फाउंडेशन होगी, ठीक है। तो आपको वो जब भी आप किसी वॉल को काटोगे उस वॉल के नीचे आपको फाउंडेशन बनाना ही बनाना है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर से कनेक्ट हो या नहीं हो। हाँ आप ये कर सकते हैं कि यदि किसी दो कॉलम के बीच की स्पेसिंग बहुत पास पास है तो आप दोनों को एक साथ जोड़ कर दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए कि आप जब देख पा रहे हैं आपको फाउंडेशन पूरी विजिबल है, इसके बाद फ्लोर पूरा विजिबल है, चारों लेयर फ्लोर में दिख रही है। फ्लोर के बाद आपको देखिए जो पिलर के सामने तो खाली स्पेस था वो काटा है तो कोई बात नहीं है, उसमें वैसा ही छोड़ दिया, वैसा ही खाली ही रहेगा वो। उसके ऊपर आपने वॉल काटी, फिर से एक पैरापेट वॉल या बाउंड्री वॉल काटी तो वो भी आपको दिख रहा है। फिर उसी हिसाब से बात करें कि जो फ्लोर के बाद जो डोर है दूसरे नंबर की वॉल पे, मतलब कि पहले कॉलम वाली वॉल छोड़ दें उसके अगले वाली वॉल पे, वो भी आपको खाली स्पेस पे दिख रही है। और लास्ट में कबर्ड है तो कबर्ड भी आपको आधी दिख रही है। तो ये एज्यूम करना पड़ेगा कि हमें किस किस चीज़ों को बनाना है और कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक सेक्शन के लिए एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी आसानी मिलेगी। सेक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझें तो सेक्शन का मतलब होता है कटिंग व्यू इन एनी प्लेन, है ना, इस बारे में मैंने आपको बताया था। अब कटिंग व्यू एनी प्लेन में आता है तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ को हम काट रहे हैं और जो चीज़ हमें दिख रही है उन दोनों की ड्राइंग बनाना ही सेक्शन कहलाता है। तो अब आप अभी देखिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब हमने इस प्लान को दो भागों में बांटा तो एक पार्ट ऊपर की तरफ है और एक पार्ट नीचे की तरफ है। तो एज़ पर द मतलब कि जैसे हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है या फिर एज़ पर हमारे पॉइंट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हमने तय किया कि हमें किस तरफ देखना है, तो हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इधर वाले पार्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो जब हम इस बिल्डिंग को देख पा रहे हैं सामने की तरफ, जो आपको दिख रहा है कि जो बिल्डिंग हम बनाई है हमने या जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं वो, उसको यदि हम सेंटर से वर्टिकल प्लेन में काटेंगे तो पहले वॉल काटा, डोर काटा, कॉलम पिलर काटा, वॉल टेरेस वॉल काटी, लेकिन उसके बाद जब बात आती है तो बीच में देखिए आपको विंडो भी दिखेंगी। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना है, जिस चीज़ को हम काट रहे हैं और जो हमें दिखेगा, तो जैसा कि आप जानते हैं प्लान में आपने जब इसको बनाया था तो उस वॉल में भी एक विंडो थी। जब हमने अभी इसको बात की थी इसी प्लान के बारे में, जब हमने बात की थी तो उस वॉल में भी दोनों तरफ विंडो थी। तो एक विंडो तो उसको दो भागों में बांटने के बाद वो चली गई, एक विंडो तो कट गई बीच में से भाई, जहाँ पे हमने ये तय किया कि एक विंडो तो जो है वो हमने बीच से काट लिया उसको, तो एक विंडो तो सामने से चली गई। लेकिन जो दूसरी विंडो है तो दूसरी विंडो तो नहीं गई है, दूसरी विंडो जब हम सामने से काटेंगे तो हमें वो दिख रही है सामने, तो इसीलिए हमें उसको बनाना पड़ेगा और हमने उसको इसीलिए बनाया है। तो अब देखिए बच्चों की जब आप इस चीज़ को आप बनाएंगे तो इस चीज़ को जब आप बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप सामने खड़े हुए हैं और आप मतलब कि जब आप किसी चीज़ के सामने खड़े रहेंगे तो आपको उसको लेंथ नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ उसका फ्रंट फेस दिखेगा, जो उसका साइज़ है वो उसकी हाइट है वो दिखेगी, है ना। तो बच्चों यही ध्यान रखना है, सेक्शन में यही चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं,
ठीक है। तो अब आप देखिए थोड़ा सा नेमिंग की भी बात करें तो फ्लोरिंग में देखो चारों लेयर है। तो मैंने जब हमने फ्लोर पढ़ा था तो मैंने आपको फ्लोर के बारे में बताया कि भाई फ्लोर में कितनी लेयर होती है, कैसे बनाया जाता है। उसी हिसाब से मैंने बताया कि भाई फाउंडेशन कितने टाइप की होती है, फाउंडेशन कैसी बनाई जाती है। तो फाउंडेशन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे ये स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखिए डीपीसी लिखा हुआ है। डीपीसी मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स, और डैम प्रूफ कोर्स का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग में जहाँ से पानी आने की जगह बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे हम एक ऐसा मटेरियल लगाते हैं जो किन्हीं भी हालतों पे परमिएबल ना हो, मतलब उससे कोई भी चीज़ आर पार ना हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा एक पॉलीथीन एक वेस्टेज मटेरियल है और उसको हम एक पूरी कंपाइल एक लेयर लेके आते हैं और उस लेयर में पूरे लेयर को बिछा देते हैं उस फ्लोर के ऊपर। फिर उसके बाद देखिए आप वो लिखा हुआ है कि आर अलमेरा, तो अलमेरा आप कट कर रहे हो इसलिए आपको बनानी पड़ेगी वहाँ पे। और अलमेरा की हाइट आप जानते हो, अलमेरा डोर और विंडो की हाइट एक ही लेवल में होती है टॉप से। इसके बाद आपको दिख रहा है अलमेरा के ऊपर आरसीसी लिंटल। तो देखिए अच्छा अलमेरा भी हो या डोर भी हो या विंडो भी हो, इन सब के ऊपर लिंटल लगेगा तो लिंटल का एक अलग से बॉक्स बनेगा या फिर हल्की सी डायग्राम बनेगा भाई कि लिंटल कैसे दिखेगा। और फिर इसके बाद लिखा है वॉल थिकनेस, मतलब कि वॉल पूरी दिख रही है सेंटर में, ठीक है। जब हैचिंग की गई है तो वो वॉल भी है। और आखिर में लिखा हुआ है कैपिंग, मतलब कि कॉपिंग, मतलब सबसे ऊपर पैरापेट वॉल के ऊपर जो फिनिशिंग की जाती है उसको तो कॉपिंग कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्लान में एक्स सेक्शन में बनानी रहेगी। अब बच्चों अपन सीधे जंप करते हैं दूसरे टॉपिक पे, मतलब जहाँ पे हम एक तय करते हैं कि मकान की डेफिनेशंस क्या होती हैं और हम कैसे एक रूम का पूरा सेटअप करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया। इसके पहले हमने डिटैच्ड हाउस की प्लानिंग की थी, आज हमने एक सिंगल रूम की प्लानिंग करी कि भाई ये कैसे दिखेगा। फिर बच्चों बात आती है नेक्स्ट टाइप के मकान की। तो कॉटेज आप जानते हैं, कॉटेज स्मॉल प्लेसेस में होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, जहाँ पे हम मतलब हमारे बेसिक फंक्शंस के लिए भी ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती। तो देखिए लिखा हुआ है कि आ विलेजर स्मॉल ड्वेलिंग विच सर्व द पर्पस ऑफ कंट्री रेसिडेंट इज टर्म्ड एज कॉटेज, मतलब कि विलेज में रहने वाले स्मॉल ड्वेलिंग मतलब होता है कि एक ही चीज़ जो दो चीज़ों के दो या दो से अधिक कामों के काम आए। तो एक ऐसी जगह जो गांवों में किसी के रहने के काम आती है, लोगों को रहने के काम आती है, हम उसे कॉटेज कहते हैं। और यही हमारे कंट्री में ज़्यादातर यूज़ होते हैं गाँवों के एरिया में। इट कैन बी आइसोलेटेड यूनिट और इट कैन बी अटैच्ड यूनिट। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जब बहुत सारी ज़मीन हो तो जब आप मकान बनाओगे तो भाई हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके आसपास मकान से दीवार जोड़ के मकान बना लें, और या फिर नहीं है तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इट कैन बी आइसोलेटेड और इट कैन बी अटैच्ड। फिर लिखा है हट और हटमेंट। तो आप जानते हैं कि इट इज़ अ स्मॉल मीन ऑफ हाउस रूट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जब एक हाउस का टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन किया जाता है जहाँ पे वहाँ उसका उसमें जहाँ पे उसकी हो सकता है स्टोरेज रखा हुआ हो, सीमेंट रखी हुई हो, या फिर वहाँ पे जो लेबर है वो रह रहे हो। तो हट और हटमेंट का मतलब सिंपल है कि भाई ये लिखा हुआ है कि इट इज स्मॉल मीन हाउस ऑफ, मतलब मकान की थोड़ी सी छोटी सी एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जो रूट कंस्ट्रक्शन है, मतलब बिना किसी क्वालिटी को देखे किया गया है। नॉर्मली बिल्ट ऑफ वुडन मेंबर, मतलब कि लकड़ी के मेंबर से बनाया जाता है। बैम्बू रीड मतलब एक पेड़ होता है, डेट लीव्स, मतलब ये सब इन सब चीज़ों से नेचुरल जो चीज़ें मिल रही हैं इसकी मदद से हम हट बनाते हैं। और वहाँ पे हम जो फ्लोरिंग करते हैं वो प्लैंक, मतलब लकड़ी को बड़े बड़े प्लैंक के लेवल में काटने के बाद हम फ्लोरिंग करते हैं। और इसके बाद जो बनाया जाता है नॉर्मली ये जो हट और हटमेंट है ये टूरिस्ट प्लेस वगैरह में आपको ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे लोग मतलब कि अब टूरिस्ट टूर करने आते हैं, जहाँ पे टूर मतलब कि जहाँ पे ये हटमेंट एक अपने आप में ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, लेकिन अर्बन एरियाज में नहीं, ये बिल्कुल उस एरिया में ही रहेगा जहाँ पे टूरिज्म वगैरह ज़्यादा होता है, जहाँ पे सामने सी फेसिंग होती है, जहाँ पे समुद्र वगैरह होते हैं, जहाँ पे नदियाँ होती हैं। वो कुछ ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमें एस्थेटिक व्यू अच्छा प्रोवाइड करेगी, वहाँ पे हम हट और हटमेंट बनाते हैं। अब बच्चों जब बात आती है इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इस बिल्डिंग पे जो मैंने आपको प्लान बनाया, अब उसी देखो अब कैसे दिखेगा मैंने ये बता दिया। तो ये है वो चीज़ जो प्लान को एक कंप्लीट सेटअप बनाती है। तो देखिए आप, है ना, जो आपको बनाना है आगे जो प्रॉपर एक प्लान की पूरी डेफिनेशन। तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसी भी बिल्डिंग के प्लान में तीन चीज़ें होती हैं, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन,
ठीक है। तो प्लान एलिवेशन सेक्शन के बाद तो एक बिल्डिंग के सेटअप को, ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए आपको एक टेबल भी बनानी पड़ती है जहाँ पे उसका साइज़ दिया हुआ होता है, डोर का, विंडो का, और हो सकता है अलमीरा का। तो अब देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इसलिए बनाई गई है कि आपको कैसे बनाना है इसका एक बराबर आइडिया आपको हो जाएगा। तो अब आप बच्चों देखिए सामने कि आप वो ही रूम है, एक रूम जिसमें वरांडा है, 2 विंडो है, एक डोर है और एक अलमीरा है, ठीक है। तो पहले उसको बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि भाई उन्होंने पिलर लिया है 300 बाय 300 mm के, है ना। 300 बाय 300 mm के मतलब कि यही साइज़ कॉलम का रहेगा, मीटर में बनाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद अब सामने सबसे पहले स्टेप है, स्टेप के बाद देखिए 2 पिलर है, दोनों पिलर आपस में अटैच हैं डॉटेड लाइन से। फिर इसके बाद वो डॉटेड लाइन ही वॉल तक जा रही है। वॉल के बाद देखिए डोर है, डोर के बाद 2 विंडो, विंडो के बाद एक कबर्ड या फिर अलमीरा, ठीक है। अब देखिए ऊपर उसकी डायमेंशन दी है, तो आपको भी ऐसे ही डायमेंशन डिनोट करना है आगे भी हर प्लान में। तो देखिए रूम के अंदर की डायमेंशन अलग दी हुई है और रूम के बाहर की डायमेंशन अलग दी हुई है। जो वॉल है तो वॉल रूम के अंदर नहीं आएगी, कारपेट एरिया अलग होगा और बिल्डिंग का टोटल एरिया अलग होगा, ठीक है। तो अब आप जानते हैं, देखिए वॉल की थिकनेस थोड़ा सा ध्यान रखें कि वॉल की थिकनेस 300 mm रखेंगे तो नॉर्मली आपको कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी, क्योंकि ये जो वॉल है 300 mm वॉल अच्छी होती है लोड ट्रांसफ़र करने के लिए भी और उसकी मैसनरी की ताकत मेंटेन करने के लिए। तो आप जो सामने देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सामने की, देखिए भाई 300 mm की वॉल है और 4.6 मीटर वाइड रूम है। तो इसलिए रूम के अंदर जो आप साइज़ देख रहे हैं, जो रूम का साइज़ आप देख रहे हैं, तो वो 4.0 है, सॉरी 4.0 है ऊपर जो उसकी विड्थ है, और उसके आसपास का जो है वो 300 mm की वॉल है। तो देखिए आपकी अंदर रूम का जो कारपेट एरिया है वो लिखा हुआ है, अंदर रूम ब्रैकेट बाजू में लिखा हुआ है कि 4.0 इंटू 3.0। तो देखिए वर्टिकल हाइट भी आपको दिखेगी भाई कि रूम वॉल्स को छोड़ दें यदि अपन, तो 3.0 का रूम है वो, है ना। और उसके बाद उसके 300 mm की वॉल अलग आएंगी। तो ठीक है, 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। उसी हिसाब से यदि रूम का डायमेंशन निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं 4 इंटू 3.28, तो भाई ये आ जाएगा 14.68 या 14.72 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 इंटू 3.28 का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 अप्रॉक्स। तो एक मतलब जो रूम है वो 13.72 और 10 बाई 10 का एक रूम है जिसमें डोर, विंडो, खिड़की लगी हुई है। तो ठीक है बेटा, आपको ऐसे ही बनाना है और इसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब एक बात खास जो दी गई है, देखिए वरांडे का भी पूरा एक उसकी उन्होंने पूरा एक वो दिया हुआ है कि कितना मीटर वाइड है। अच्छा, आप हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल है कि यार इसमें उसकी विड्थ क्यों नहीं दी। तो भाई विड्थ देखिए दोनों वॉल की कॉमन है, मतलब कि एक वॉल जो ऊपर बनी हुई है जिसमें विंडो लगी हुई है और उतने ही दूरी पे दूसरी वॉल है यहाँ से राइट हैंड में जहाँ पे विंडो लगी हुई है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस नीचे है। तो इसीलिए कोई भी इंजीनियर वो समझ जाएगा कि 4.0 ऊपर है तो 4.0 नीचे भी रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि 2.5 मीटर वाइड, मतलब कि उसकी चौड़ाई लिख दी जो पीछे से इधर आगे की तरफ आ रही है, ठीक है बच्चों। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन अब हम बात आती है कि अब एलिवेशन की, तो प्लान के जस्ट नीचे एलिवेशन बनेगा, आप देख पा रहे होंगे ड्राइंग पे, ठीक है बच्चों। तो आप जब सामने देख पा रहे हो तो देखिए कि आपको दिख रहा है कि प्लान के जस्ट नीचे बना हुआ है एलिवेशन, और एलिवेशन में आप देखिए कि भाई वो जो वॉल की थिकनेस है वो सेम है जो ऊपर दिख रही है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है कि सबसे पहले आपको प्लान के नीचे कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर की जगह छोड़ना है। उसके बाद आप जब खड़े होंगे तो जब आपको ये एज्यूम करना है कि आप सामने खड़े होकर देख रहे हैं। तो जब आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो भाई देखिए, आप जब स्टेप जहाँ प्लान लिखा हुआ है वहाँ खड़े होकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई 2 कॉलम है सबसे पहले, आखिर जो 2 कॉलम है जो वॉल की बाउंड्रीज में है। तो देखिए आप दिख रहा होगा कि आप हल्का सा वो दीवार से कुछ दूरी पे है, जो प्लॉट का एरिया हल्का सा थोड़ी सी डिस्टेंस पे। तो आप देखिए वही बनाया गया, पहले सबसे पहले प्लिंथ बीम बनाई गई नीचे की जो फ्लोर में होती है। फिर इसके बाद एक स्टेप है वो भी दिखेगा सामने से। इसके बाद जो वॉल है या फिर जो कॉलम है वो उसका डायमेंशन दिया गया है वर्टिकली। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों की इसकी हाइट कितनी रखनी है। तो देखिए बच्चों, अब आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं ये मीटर पे बना हुआ है ना। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो इन्होंने 4.0 में लिया है 12.5 फीट, तो इन्होंने उतना की उतना ही यूज़ कर लिया है स्केल। तो आपको भी ध्यान रखना है कि 12 सेंटीमीटर आपको कम से कम 12 फीट का मकान बनाना है, या फिर 11 सवा 11 फीट के आसपास का मकान आपको बनाना है। तो आपको उसकी हाइट भी उतनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने देखिए अब यहाँ पे तो वो उन्होंने बुक में बनाया, तो बुक में उन्होंने स्केल को यूज़ करके वैसे बना दिया कंप्यूटर से, तो आपको स्केल से बनाना है।
तो आपको उसकी हाइट बतानी पड़ेगी कि भाई उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ठीक है, तो आपने देखिए जब उसको बनाया तो आपको वो पहले दोनों कॉलम दिखे आखिर में, फिर उसके बाद ऊपर जो देखेंगे तो जब स्लैब बनेगा तो पूरा स्लैब दिखेगा, और स्लैब में पूरा स्लैब पीछे तक होगा। तो हमें उसके पीछे तो जाना नहीं, क्योंकि हम फ्रंट में देख रहे हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें सामने देख के क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं हम उसको बना लें। ठीक है, तो अब देखिए आप सबसे पहले उन्होंने देखा तो सबसे पहले दोनों कॉलम दिखे, कॉलम के बाद नीचे बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स से हल्की सी प्लेस में से बहुत छोटी सी डिस्टेंस दूरी पे है, तो वो भी सामने बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो भाई देखिए आपकी सामने डोर बना हुआ है, और वो सामने खड़े होकर डोर उसे दिखेगा, विजिबल होगा, क्योंकि सामने इस पे कोई भी वॉल वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं एलिवेशन की बात करूँगा तो मुझे जो चीज़ दिख रही है मुझे वो बनाना ही बनाना है। तो आप जब सामने खड़े होकर बनाएंगे तो भैया स्टेप देखिए, स्टेप का वही साइज़ है, तो आपको ऊपर से प्रोजेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आपके ड्राफ्टर। तो जब आप उसे ड्रॉ करेंगे तो अपने आप आपका मकान पूरा बन जाएगा। तो आप देखिए पहले प्लान के जस्ट नीचे एलिवेशन बना हुआ है, कॉलम की विड्थ एक जैसी है, वॉल की विड्थ एक जैसी है, डोर का साइज़ बिल्कुल एक जैसा है, बस डोर की डिज़ाइन यहाँ से दिख जाती है। इसके बाद स्टेप का डायमेंशन आप देख पा रहे होंगे, वैसा ही सेम टू सेम स्टेप का डायमेंशन नीचे भी है। और इसके बाद आप जब यहाँ देख रहे हैं तो ये जो वॉल्स में जो विंडो वगैरह बनी हुई है, तो ये विंडो के साथ छज्जे भी हैं। तो भाई छज्जे भी उतने ही बने, क्योंकि सामने खड़े होकर छज्जे को भी देखना पड़ेगा, जिससे बिल्डिंग का कोई भी चीज़ खाली नहीं छूट जाए, मतलब कहीं कोई भी बिल्डिंग खाली ना रह जाए। अब बात आती है बच्चों सेक्शन की, तो देखिए सेक्शन हमेशा प्लान के साइड में बनेगा। तो फिर से जैसे ही प्लान के नीचे 2 सेंटीमीटर की जगह हमने छोड़ी थी, उसी हिसाब से प्लान के साइड में हमने 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी और हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। तो अब बच्चों देखिए आपकी उन्होंने भैया उसको वर्टिकली काटा है। आप देखिए हॉरिजॉन्टली काटते तो आपको सिर्फ 2 वॉल विंडो दिखती, तो उन्होंने वर्टिकली काटा। आपको सेंटर में एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की, जो ज़्यादा डार्क है, इसका मतलब है उन्होंने उस प्लेन से उसको काट दिया है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ एरो है, मतलब सामने वाला पॉइंटेड चीज़ सामने है, तो वो ये बता रहा है कि वो उस तरफ देख रहा है जिस तरफ एरो का छोटा मुंह है, या फिर छोटा सा पॉइंटेड वाला पोर्शन है। तो उन्होंने देखा रेस्ट पोर्शन से हमें मतलब नहीं है, तो हमने डायग्राम को भी वैसा ही बना दिया। अच्छा, आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये आड़ा क्यों बना हुआ है या फिर ये डायग्राम पूरा उल्टा क्यों है। तो आप चाहें तो इससे पूरा ऐसा सीट को घुमा के भी बना सकते हैं, नहीं हो तो आप चाहे तो सीधा भी बना सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपने कि भाई वो जो अपन सेक्शन में वहाँ देख रहे थे, उन्होंने वही चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर दी कि वही वॉल की थिकनेस। इसके बाद वहाँ पे जहाँ हैचिंग थी वही हैचिंग है। जो चीज़ उन्होंने काटी, पहले देखिए कि लेफ्ट में पहले कॉलम काटा, तो कॉलम के बाद कोई वॉल नहीं है, तो भाई देखिए कॉलम के बाद उन्होंने कोई वॉल नहीं दी, खाली स्पेस दे दिया सीधे कि नीचे तक आए। उसके बाद फिर हैचिंग कर दी। हैचिंग करने के बाद उन्होंने बताया कि इसमें कॉलम में फाउंडेशन कौन सी है, तो वो भी बना दी। फ्लोर की लेयर है वो बना दी। फिर इसके बाद तीन वॉल काटी, तो तीनों वॉल वो बना दी। फिर इसके बाद सेंटर में जो आप देख रहे हैं, सेंटर में आपको एक कॉलम काटा और आपने फिर डोर काट दिया, तो डोर भी आपको ना उतना स्पेस आपको खाली छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद वो विंडो है, या फिर वो विंडो पीछे आपने देखी, विंडो की स्पेसिंग भी आपने बनाई, और विंडो के बाद फिर एक कबर्ड है, कबर्ड भी आपने बनाया। तो अब मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया कि कैसे बनेगा, लेकिन अब आप देखिए उस लाइन के अलोंग यदि अपन चलते हैं तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि हमने एक मतलब कि वॉल काटी, जो दोनों एक इनविजिबल वॉल है, वॉल के ऊपर वॉल नहीं, मतलब कि वो एक बीम के ऊपर एक पूरी छत डली हुई है। तो आप देखिए सबसे ऊपर जब आपको डॉटेड हैचिंग दिख रही है, वो ये डिनोट कर रही है कि भाई यहाँ पे कोई भी वॉल नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच में स्पेस खाली है और ऊपर से वॉल गई है या फिर एक बीम गई हुई है, आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उससे 2.565 जो मीटर डिस्टेंस है, उसके डिस्टेंस पे पीछे एक और वॉल है, तो देखिए 2.5 मीटर वाइड है, तो 2.5 का गैप छोड़ के हमने एक और वॉल को काट दिया। लेकिन उस वॉल में आप खास बात देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे डोर है, वो जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है कैपिटल पॉइंटेड लोकेशन पे डॉट डॉट, या तो वो ब्लैक कलर की लाइन डिनोट करती है कि भाई वो जो 6 फीट की जो हाइट है वो वहाँ पे खाली है सामने। तो भाई देखिए दरवाजे को काटा, तो भाई दरवाजे को भी बनाया। अब उसी दीवार में दरवाजा लगा हुआ था, कटा हुआ था सेंटर से, तो हमने उस दीवार को देखिए 6 फीट के आसपास खाली छोड़ दिया, मतलब 2.1 मीटर के आसपास, तो लिखा हुआ है 2.1 मीटर, और हमने वहाँ पे दरवाज़ा लगा दिया। दरवाजे के ऊपर फिर हैचिंग कर दी, और नीचे फाउंडेशन तो है ही है, और फ्लोरिंग अलग चल रही है। फिर हम आगे बढ़े डोर को काटने के बाद, तो देखिए हमारा मुंह सामने की तरफ है, तो हमें वो विंडो ही दिखेगी। तो वो विंडो का साइज़ बना दिया, जो एग्जैक्ट विंडो वहाँ पे चुनी गई है उतना ही विंडो को नीचे उतार दिया और उसको बना दिया। और फिर आखिर में एक और कॉलम काटा, एक और कॉलम या वॉल काटी। उस वॉलम को जब हमने कट किया तो भाई साइज़ सेम है, और उसके भी बीच में कबर्ड लगी हुई है, तो देखिए कबर्ड भी आपको दिख रहा होगा। और उसी हिसाब से इन सब चीज़ों के ऊपर आखिर में एक छत डली हुई होगी, छत के ऊपर पैरापेट वॉल है, तो वो भी बनी हुई है। तो आपको इसी हिसाब से प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और उसकी टेबल बनानी है।
ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि भाई आपको हाइट बतानी है। सेक्शन में हर एक चीज़ स्पेसिफाइड होती है कि उसको पढ़ने के बाद आदमी को किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़े। तो आप खुद देख सकते हैं फ्लोर लेवल कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल से फ्लोर लेवल के बीच में कितनी लेयर हैं। इसके बाद फाउंडेशन जो बनी है, फाउंडेशन में उसकी विड्थ क्या है, उसके बेस स्टेप की, उसके बाद जो बीच में जो कॉलम बने हुए हैं, बीच में जो स्टेप्स बने हुए हैं, उनकी स्पेसिंग क्या है उस स्टेप्स की वजह से। तो प्लान अपने आप में सारी चीज़ें दिखाता है कि भाई वो कैसे बनना है। तो आप देख पाए सामने कि भाई प्लान एलिवेशन सेक्शन, तो प्लान से ही एलिवेशन बनेगा और प्लान से ही सेक्शन बनेगा, लेकिन ज़्यादातर नंबर प्लान और सेक्शन में होते हैं। एलिवेशन सिर्फ तब इम्पोर्टेंट है जब हम बिल्डिंग का फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। तो एक नई चीज़ आज ऐड हुई है, वो है टेबल। आप देख पा रहे हैं सामने एक टेबल आपको बनानी। बेटा देखो, बिल्डिंग में आपने दो विंडो और एक डोर यूज़ किया है, तो अभी आपने उसको नाम दे दिया था W11 और W12 और D11। तो ये 3 नाम से इसका कोई एरिया या कोई साइज डिसाइड नहीं हो रहा था, तो आपको वही बताना पड़ेगा। तो देखिए लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1, साइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसका नेमिंग कर दो आप, तो नेमिंग में आ जाएगा D11। एक ही डोर लग रहा है तो D11 नाम दे दिया। आप D11 को डोर का साइज कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है डोर का साइज रखना है 2.1 इंटू 0.9 तो मिनिमम है। तो भाई इस बिल्डिंग में जो रखा गया है 2.1 इंटू 1.10, तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। तो भाई आप चाहें तो 2.1 इंटू 0.9 रख दें, या फिर 2.1 इंटू 1.0 रख दें, या फिर 2.1 इंटू 1.10 रख दें। तो भाई यहाँ पे 2.1 इंटू 1.10 रखा है, तो वो नोट कर दिया आपने, है ना। इसके बाद देखिए आपको विंडो दिखेगी, तो विंडो विंडो देखिए आपकी दो विंडो आपको दिख रही है, तो दोनों विंडो एक जैसी हैं, W12 और W11। तो आप देखिए वो दोनों विंडो का साइज़ जो है वो सेम है, 1.50 इंटू 1.10, तो ये मीटर में गिवन है ना। इसके बाद देखिए लास्ट में लिखा हुआ है A11 की, यदि मैं बात करूँ तो A11 आपका है एलमेरा। तो एलमेरा का साइज़ अलग दिया है कि 1.5 इंटू 1.5 का एक एरिया है। तो आपको जितने भी दरवाजे, आप जितनी भी अलग अलग टाइप के डोर, अलग अलग टाइप के विंडो वहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में एक बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ ऐसी दिखेगी। तो ये एक कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग होता है बच्चों, आपको ऐसे ही बनाना है। तो अपन अब देखिए, अच्छा जैसे अब आपने देखा तो आइसोमेट्रिक व्यू आपने देख लिया ऊपर कैसे बनेगा, तो फाइनल वो जो आखिरी में प्रोस्पेक्टिव आएगा, तो वो आप देख रहे हैं ऊपर सामने, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ सोचने के बाद ही प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बना पाएंगे आप। उसके बाद ही आप अपन आगे प्लान करेंगे। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट जो प्लान आपको दिख रहा है, नेक्स्ट प्लान में हमने एक ऐसा एरिया लिया है जो पूरी तरीके से, अब जैसे सिंगल रूम किचन तो हमने बना लिया था, अब हम बना रहे हैं बेटे डबल बेडरूम, मतलब कि 1 BHK हाउस। देखिए आप, तो लिविंग रूम आपको अलग से दिख रहा है, लिविंग रूम के बाद आपको बेडरूम आपको अलग से दिख रहा है, फिर आपको बेडरूम की साइज, डायमेंशन, बाथरूम की साइज। अच्छा WC में देखिए, इस बार हम नॉर्मली हम WC में हम कमोड वहाँ पे लगाते थे, लेकिन यहाँ पे इंडियन टॉयलेट है, तो भाई देखिए उसको इंडियन टॉयलेट वगैरह बनाई गई है। किचन में सिंक देखिए, आपके किचन में पूरा एक प्लेटफॉर्म बना है, उसके उसी हिसाब से सिंक लगी हुई है। विंडो की लोकेशन देखिए, वॉल का डायमेंशन देखिए, ये सारी चीज़ें बना दी गई हैं इस रूम की प्लानिंग के अंदर। तो आपको भी ऐसे ही बनानी है, और इसको बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रूम का साइज़ क्या है। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम आपको एक लाइव वीडियो क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको एक एक चीज़, बिल्डिंग में एरिया कैसे लेते हैं, वॉल की थिकनेस कैसे प्रोवाइड की जाती है, और वॉल में कैसे तय करते हैं। तो देखिए आपको इसमें कोई चीज़ जो आपको बीच में सेंटर में डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, जो लाइन ऐसी दिख रही है, ये OTS है। ये OTS का मतलब होता है ओपन टेरेस स्पेस, मतलब जहाँ से लाइट लाइट घर में आएगी। ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज़ है, अभी आने वाले समय पे आएगा, तो हम उसे आने वाले समय पे उसको वैसे ही बना के उसको यूज़ कर लेंगे जैसा भी लगेगा। तो ध्यान रखेंगे कि रूम में एरिया और नाम उसका वैसे ही लिखा हुआ होना चाहिए, और रूम के, उसी रूम के जहाँ नाम लिखा हुआ है उसके नीचे बराबर उसका एरिया लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। तो अभी सिंगल रूम सेट का हमने बनाया, तो जब तक आप ये ड्राइंग कवर नहीं करेंगे तब तक आप उसे नहीं बना पाएंगे। तो जैसे देखिए वहाँ पे टेबल बनी थी, यहाँ पे भी टेबल बनी हुई है, यहाँ पे भी एलिवेशन है और सेक्शन है, तो ये दोनों उसी मकान का जो पीछे प्लान, अभी रिसेंट वाला जो प्लान गया है उसकी ड्राइंग है। तो इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा और इसको एक बार समझिएगा, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग करेंगे बच्चों। ये एक और टाइप का प्लान है बच्चों, देखिए जिस प्लान में बहुत सारा एक ओपन स्पेस है, RCC की बीम वगैरह पास की गई है, जिसमें वरांडे के ऊपर जो जो डॉटेड एरिया है वो ये बताता है कि इसके ऊपर जो हमने स्पेस है वो हमने खाली छोड़ा है। तो देखो, बिल्डिंग की ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्डिंग के प्लान को बताती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा बिल्डिंग बना रहे हैं। तो देखिए पहले डिटैच्ड हाउस बनाया, डिटैच्ड हाउस के बाद हमने एक सिंगल रूम सेट बनाया बिल्डिंग की प्लानिंग के हिसाब से, फिर हमने 1 BHK बनाया, और ये लिखा हुआ आपका कि ए डिटैच्ड हाउस ऑफ 3 रूम बंगलो। तो भाई 3 रूम का एक ऐसा बंगलो बनाया डिटैच्ड हाउस, जिसमें कोई भी वॉल जो है वो आसपास के मकान से
नहीं जड़ी हुई है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से ये बनाई गई है कि भाई इसके जो शेप है वो थोड़ा सा बिल्डिंग का शेप अलग है, तो हमने उसी हिसाब से बिल्डिंग को बनाया है। तो आप एक बार देखिए इसको कि कैसे बनाया जाता है, इसको एक बार स्टडी कीजिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, और उसके बाद ही आप इसे बना पाएंगे। तो देखिए बीच में वरांडा लिखा हुआ है, वरांडे के बाद पैसेज लिखा हुआ है, वरांडे के बाद फिर बेडरूम है, बेडरूम के बाद बाथरूम WC है। तो ये जो ओपन स्पेस आप जो देख रहे हैं ये एक ओपन स्पेस है जहाँ पे लाइट के लिए पूरी व्यवस्था वहाँ से पहले से कर दी गई कि बिल्डिंग के अंदर भी कोई भी लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए दिन के स्पेसिंग में। इसलिए आपको वो जो बीच वाला पोर्शन है जो डॉटेड दिख रहा है, तो ये एक पूरा एक लॉबी या फिर छत में खाली छोड़ी गई है जिससे बिल्डिंग के अंदर लाइट बराबर बिल्डिंग के अंदर बनी रहे। तो किसी भी बिल्डिंग के प्लान को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी प्लान के देख के उसे मतलब कि हैरान नहीं होना, सिंपल उससे ध्यान से पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। और वो ड्राइंग में ही सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, और आपको भी ऐसी ही ड्राइंग बनानी है कि बिल्डिंग कैसे कैसे ही हम हमारे बिल्डिंग के व्यू को मिनिमम एफर्ट्स में हम उसे मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ। बेटा उसी प्लान का देखिए, प्लान एलिवेशन सेक्शन, तो ध्यान रखेंगे प्लान के जस्ट नीचे एलिवेशन बनेगा और उसी के जस्ट साइड में सेक्शन बनेगा। बुक में एट रैंडम थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ईडी की शीट में आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों जो मैंने आपको आज बताया इसको फोकस करिए, एक बार जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसकी प्लानिंग करिए, प्लान एलिवेशन सेक्शन, तो उसके बाद ही अपन आगे समझ पाएंगे कि भाई प्लान एलिवेशन सेक्शन बनेगा कैसा। थैंक यू बच्चों।